जाने अब कैसे गुजारा होगा। माँ, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था हो गया। आप अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं मैं खुद को? तेरे बाबूजी थे तो कम से कम जैसे तैसे घर का खर्च तो संभालते थे। उनके जाने के बाद कुछ दिनों तक जमा पूंजी से काम चल गया। अब तो वो भी खत्म हो गई है। कौन संभालेगा घर की जिम्मेदारियां? माँ, आप तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। आपके पैरों में तो बहुत चोट लगी है जिससे आप खड़ी भी नहीं हो पाती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। अपने पूरे परिवार को बिखरता देखकर कीर्ति फैसला लेती है। माँ, अब मुझे ही इस घर की बागडोर संभालनी होगी। कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? लेकिन तू इतना सब कुछ अकेले कैसे करेगी? माँ, मैं इस तरह आपको टूटता और हिम्मत हारता हुआ नहीं देख सकती। फिर कीर्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का फैसला लेती है और अगले ही दिन काम की तलाश में निकल जाती है। यहाँ से गुजरते वक्त मैंने यहाँ हायरिंग का पोस्टर पढ़ा था। क्या वो अभी भी अवेलेबल है? नो मैम, यहाँ अब कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर कीर्ति उदास मन से एक स्कूल में ट्राई करने जाती है। सर, क्या मुझे यहाँ कोई टीचर की जॉब मिल सकती है? नहीं, मैं यहाँ आपको टीचर की नौकरी नहीं दे सकता। मुझे एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। सर प्लीज, मैं कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई सी भी वैकेंसी टीचर की खाली तो होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम फ्रेशर टीचर नहीं रख सकते। सॉरी, आप जा सकती हैं। इस तरह अलग अलग जगह से कीर्ति को नौकरी के लिए इनकार कर दिया जाता है और फिर शाम को हर जगह से मुझे काम पर रखने के लिए मना कर दिया गया है। अब मैं क्या करूं? मैं हिम्मत हार गई तो घर पर सबका क्या होगा? उन लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाई है। यह सोचकर कीर्ति फिर से एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है और पूरे एक दिन बाद उसे एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिलती है। कल से आप सुबह सुबह 10 बजे आ जाइएगा। 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आपकी जॉब चलेगी और सैलरी 10,000 रहेगी। 10,000? मैं तो स्कूल की फीस, घर का खर्चा, दवाइयाँ, ये सब कैसे हैंडल होगा? लेकिन अभी कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। हाँ बोल देती हूँ। ये सोचकर कीर्ति जॉब के लिए हाँ कर देती है और कुछ एडवांस पैसे लेकर घर के लिए सामान लेकर आती है। दीदी, आप आ गई। आप कुछ खाने के लिए लाई है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। ये सोचकर कीर्ति तुरंत खाना बनाती और सभी को खाना खिलाती है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जॉब लग गई है। क्या सच्ची? फिर तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन तू घर की जिम्मेदारियां, साथ ही बाहर अपनी जॉब कैसे संभालेगी? माँ, ये गरीबी हर इंसान को मजबूत बना देती है। धीरे धीरे मैं भी सारी चीजें सीख जाऊंगी। फिर सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगली सुबह शरीर बहुत टूट रहा है। उसकी नजर माँ और रोहित पर पड़ती है। उनकी शक्ल देखकर कीर्ति तुरंत उठती है। घर में झाड़ू पोछा करके चूल्हे पर नाश्ता बनाती है। ऑफिस के लिए देर ना हो जाए ये सोचते सोचते कीर्ति जल्दी जल्दी खाना बनाती है और फिर तुरंत ऑफिस के लिए पैदल निकलती है। एक तो पहले ही लेट हूँ और ऊपर से अभी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा। कितना देर कर दी, जल्दी से चढ़ना शुरू कर देती हूँ। न जाने कितनी सीढ़ियाँ होंगी ये सोचकर कीर्ति जल्दी जल्दी एक एक करके सारी सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि तभी उसे सीढ़ियों पर सिद्धांत मिलता है। आप इस तरह इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़कर क्यों जा रही हैं? ऑफिस में लिफ्ट भी है, आप लिफ्ट से जा सकती हैं। क्या सच्ची यहाँ लिफ्ट है? थैंक यू सो मच। मैं न्यू हूँ ना यहाँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में खास पता नहीं है, वरना न जाने मुझे कितना ऊपर चढ़कर जाना होता। वैसे अगर यहाँ लिफ्ट है तो आप सीढ़ी से क्यों जा रहे हैं? अरे, मुझे तो आदत है ऐसी सीढ़ियां चढ़ने की। ऐसा कहकर सिद्धांत वहां से चला जाता है और कीर्ति फिर लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है। कितना अजीब इंसान था भला। पता होते हुए भी कंपनी में लिफ्ट है, इतनी सीढ़ियों से कौन रोज ऊपर नीचे करता है? यह सोचकर कीर्ति लिफ्ट से अपने ऑफिस पहुंचती है। ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। सर को आने दो, वो बताएंगे। हे भगवान, बस मेरी जॉब न जाए, बचा लेना प्रभु। कीर्ति ये सोच ही रही थी कि तभी वहां ऑफिस का ओनर आता है। क्या हुआ? ये भीड़ क्यों लगी है? यहाँ किसी को कोई काम नहीं करना है क्या? अरे, तुम तो वही हो ना जो अभी मुझे सीढ़ियों पर मिले थे। यहाँ क्या कर रहे हो? यही है मेरा ऑफिस। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये इस ऑफिस के ओनर है क्या? ओनर? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। वैसे इंटरेस्टिंग तो है ये लड़की। हाँ, कोई बात नहीं, चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। इसी बात पर सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और कीर्ति रिसेप्शनिस्ट की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। फिर पूरा दिन बीतता है और शाम को वो घर लौटती है।
आ गई मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं जल्दी से आप सभी के लिए खाना बना देती हूँ, थोड़ी देर रुकिए। हाँ दीदी जल्दी बनाओ, बहुत भूख लगी है। फिर कीर्ति तुरंत सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। अब इसी तरह धीरे धीरे कीर्ति बाहर और घर की सभी जिम्मेदारियां संभालने लगती है। फिर एक दिन, माँ आज सोमवार है, मैं आज मंदिर जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। बेटा हमारी छोड़कर भगवान से अपनी शादी की भी मन्नत मांग लेना। कीर्ति सावित्री की बात को अनदेखा करके चुपचाप मंदिर चली जाती है और मंदिर के बाहर खड़ी होकर, ये हमारे केरल के मंदिर की शान इन सीढ़ियों से ही पता चलती है। जरा देखो तो कितनी ऊंची सीढ़ियां हैं। भगवान जी के दर्शन भी बिल्कुल मेहनत करवा देंगे। यह सोचकर कीर्ति नंगे पांव एक एक करके सारी सीढ़ियां चढ़ती है कि तभी कुछ दूर पहुंचकर सीढ़ी पर उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो उसे एक लड़का संभाल लेता है। अरे तुम ठीक तो हो? और इस तरह लड़खड़ा क्यों गई? अरे तुम तो कीर्ति हो, यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मंदिर है ऑफ कोर्स, पूजा ही करने आई होगी, लेकिन आजकल की लड़कियां पूजा भी करती हैं, यकीन नहीं होता। और इतनी सीढ़ियां चढ़कर जा रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं सर, बस बुरे हालात में एक भगवान का ही तो सहारा होता है, तो बस इसलिए परिवार की खुशी के लिए मन्नत मांगने हर सोमवार आती हूँ यहाँ। इतना कहकर कीर्ति मंदिर की तरफ आगे बढ़ती है। कितनी अच्छी लड़की है ये, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी संभालना आता है। अब इस तरह धीरे धीरे सिद्धांत कीर्ति से इम्प्रेस होने लगता है और ऑफिस के लोगों को इस चीज की भनक लग जाती है कि तभी आजकल सर इस नई नवेली रिसेप्शनिस्ट को ज्यादा ही छूट दे रहे हैं। लेट आना, जल्दी जाना, हर चीज में सॉफ्ट हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं थे सर। वही तो, हम लोग 5 मिनट लेट होते हैं तो सर पर चढ़कर तांडव करते हैं, और देखो ये 1 घंटा लेट आई है। कि तभी एक दिन केबिन में, सुन, तुझे कीर्ति पसंद है क्या? ऑफिस में सब बातें बना रहे हैं, और ऐसा है तो उसको ये बात बता देना। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, वैसे भी घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और परफेक्ट भी हूँ, कोई कमी नहीं है मुझ में, कीर्ति भी मना नहीं करेगी मुझे। ये सोचकर अगले ही दिन सिद्धांत कीर्ति को अपने ऑफिस में बुलाता है और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये सब गलत है, आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। आप कहाँ और मैं कहाँ? मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता कीर्ति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उस दिन सीढ़ियों पे जब हम मिले तभी तो मुझे पसंद आ गई थी, और फिर मंदिर की सीढ़ियों पे भी तुम्हारा परिवार के लिए प्यार देखकर मेरा दिल और पिघल गया। बस बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं यहाँ अपनी घर की जिम्मेदारियां शॉर्ट आउट करने आई थी, ना कि आपके साथ लव एंगल का गेम खेलने। मैं अभी और इसी वक्त इस ऑफिस से रिजाइन देती हूँ। इतना कहकर कीर्ति गुस्से में केबिन से बाहर निकलती है और ऑफिस का काम छोड़ देती है। और फिर 1-2 दिन बाद, अरे कब दोगे तुम इस मकान का भाड़ा? तेरी बेटी ने तो नौकरी भी छोड़ दी। आप इस तरह चिल्लाइए मत, मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगी। मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा और तब तक मेरा मकान का भाड़ा तैयार होना चाहिए। कीर्ति बेटा, क्या बात है जो तूने अचानक नौकरी छोड़ दी? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे वहाँ कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ करती हूँ माँ। ऐसा कहकर कीर्ति मंदिर जाकर सीढ़ियों पर अपने बगीचे के फूलों को बेचना शुरू कर देती है। अच्छा हुआ बगीचे में ये फूल उगे हुए थे, वरना इसके भी पैसे मुझे भरने पड़ते। फूल ले लो, फूल 20 रुपए में। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से आज इसकी ऐसी हालत। मुझे वो स्टूपिड हरकत नहीं करनी चाहिए थी, अब मुझे ये सब ठीक करना होगा। ये सोचकर सिद्धांत शाम को अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है। क्या नहीं ऐसा हो सकता? इतने गरीब घर की लड़की हमारे इस अमीर खानदान की बहू नहीं बन सकती। हाँ, और गरीब घर की लड़कियों की तो चाल होती है अमीर घर के लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए, वो ये सब करती होगी। नहीं, इस घर में मेरे पोते की पसंद की ही बहू आएगी। उसने जो फैसला लिया होगा सही ही लिया होगा, और वैसे भी हम अमीर घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर हम पछता ही रहे हैं। दादी, मुझे पता था आप मेरी बात को जरूर समझेंगी, वो बहुत अच्छी है और समझदार भी। आपकी जैसी बहू चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही है। क्या पता वो अच्छी बनने का नाटक कर रही हो, उसकी चिंता तू मत कर, मैं हूं ना। फिर चक्रवर्ती देवी कुछ सोचने लगती हैं और फिर अगले दिन मंदिर की सीढ़ियों पर, इतनी मेहनत से सुबह से लेकर अब जाकर फूल बिके हैं, कल तो किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, शायद आज सभी का पेट भर जाए। तभी वहां एक गरीब परिवार आता है। बेटी, क्या तेरे पास कुछ खाने को है? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। बेटी तू चुप क्यों है? कुछ बोलना, अगर पैसे है तो वही दे दे। अरे ये लोग कितने बूढ़े हैं, मैं तो फिर भी अभी पैसे कमा लूंगी, लेकिन इनकी हालत तो देखो। ये भगवान मदद करना इनकी, एक गरीब ही दूसरे गरीब की पीड़ा को समझ सकता है।
ये सोचकर कीर्ति दिन भर की कमाई बेझिझक गरीब बूढ़ी औरत को दे देती, जो कोई और नहीं गरीब लिबास में आए सिद्धांत के परिवार वाले थे। बेटी तूने तो हमें दे दिया सब कुछ, तू क्या खाएगी, तेरे पास है क्या? आप लोग चिंता मत कीजिए, शायद मुझसे ज्यादा जरूरत आपको थी इन पैसों की। कीर्ति की ये बात सुनकर अश्विनी और चक्रवर्ती देवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कीर्ति का स्वभाव उन्हें पसंद आ जाता है। और अगले दिन सिद्धांत के परिवार वाले कीर्ति के घर में बैठे हुए होते हैं। जी बहन जी, फिर मेरी तरफ से ये रिश्ता तय है। इतने अच्छे परिवार का रिश्ता मैं नहीं ठुकरा सकती। ये दीदी की शादी होगी, मजा आएगा। तभी वहां कीर्ति आती है पर्दे को हटाते हुए। ये सब क्या चल रहा है? और सिद्धांत सर आप यहाँ, ये सब कौन है? अरे ये सब मेरे परिवार वाले हैं और हम सब यहाँ तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे मेरी माँ और मेरे भाई को अकेला नहीं छोड़ना, मुझे ये मंजूर नहीं है। कीर्ति तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का ख्याल मैं रखवाऊंगा। देख कीर्ति बेटा, एक न एक दिन तो सबको शादी करनी पड़ती है और ये बढ़िया से तेरे हाथ पीले होते हुए देखना चाहती हूँ। तुझे मेरी कसम है बेटा। सावित्री की कसम की वजह से कीर्ति को सावित्री की बात माननी पड़ती है और सावित्री भी सिद्धांत की इस बात से इम्प्रेस हो जाती है कि वो उसकी माँ और उसके भाई का ख्याल रखवाएगा। और कुछ दिनों में पारंपरिक तरीके से कीर्ति और सिद्धांत की शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त। रुक जा बहू, तुम लोग बहू को उस तरफ कहाँ लेकर जा रहे हो? कीर्ति बहू चल, तू मेरे साथ चल। चक्रवर्ती देवी कीर्ति को अपने साथ 150 सीढ़ियों के पास ले जाती है। छोटी बहू, तुझे इन सीढ़ियों को पार करके ही ससुराल में गृह प्रवेश करना होगा, फिर ही तू हमारे घर की बहू कहलाएगी। क्या मेरे ससुराल में इतनी सारी सीढ़ियां हैं? तभी उस दिन ऑफिस में सिद्धांत जी ने ये उनकी आदत बताई थी। हाँ बहू, अब इन 150 सीढ़ियों को पार करके तुझे अपने ससुराल पहुंचना है और तभी तेरा गृह प्रवेश होगा। अश्विनी की बात सुनकर कीर्ति बिना देर किए एक एक करके हांफते हुए 150 सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। उसके साथ उसका ससुराल भी दे रहा होता है। हे भगवान, मैं तो थक गई। ये सीढ़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कीर्ति मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है तुम ये कर लोगी। फिर दोनों बात करते हुए जैसे तैसे 150 सीढ़ियों का रास्ता तय करते हैं और फिर द्वार प्रवेश के बाद कीर्ति अपने आलीशान से घर में पहुंचती है। अरे ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? इतना बड़ा घर देखकर सदमे में मत चली जाना। अरे चुप हो जाओ, बहू थक गई होगी। बहू जाकर आराम कर ले। मनीष की बात सुनकर कीर्ति तुरंत अपने कमरे में पहुंचती है और थकान की वजह से अपने बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। फिर अगली सुबह नहा धोकर तैयार होकर किचन में पहुंचती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, एक काम करके सभी के लिए अलग अलग पकवान बनाना शुरू कर देती हूँ। यह सोचकर कीर्ति एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और सभी को खिलाती है। अरे वाह, आपका खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ चाची, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है, प्लीज टिफिन में भी दे दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे टिफिन में भी रख दूंगी। तभी नीचे से डिलीवरी बॉय की आवाज आती है। अरे लगता है मेरा पार्सल आ गया है, भाभी जाकर ले आइए तो। रिया की बात सुनकर कीर्ति सीढ़ियों के पास जाने लगती है। अरे भाभी, आप सीढ़ी से क्यों नीचे जा रही हैं? सीढ़ी से नहीं तो क्या, तेरे सर पे से जाएगी, जा बहू। फिर प्रभावती देवी की बात सुनकर कीर्ति डिलीवरी लेने चली जाती है। ये भगवान, ये सीढ़ियाँ भी ना। कीर्ति जैसे तैसे नीचे जाकर पार्सल लेती है और फिर ऊपर आती है। पार्सल देकर वो किचन में जाती है। ये भगवान, घर में तो सब्जी भी नहीं है, अब क्या करूं? तभी किचन में कीर्ति की जेठानी आती है। सब्जियां खत्म हो गई तो खड़े खड़े किचन में सब्जी उगाओगी क्या? सीढ़ियाँ उतर कर बाजार जाओ और सब्जियां लेकर आओ। ठीक है जेठानी जी। इतना कहकर कीर्ति सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। वैसे ही मेरा वजन कम है, इन 150 सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने में तो मेरा वजन सिर्फ 150 ग्राम बचेगा, और सब्जियां तो लानी पड़ेगी। इसी तरह सीढ़ियां गिनते हुए कीर्ति नीचे उतरती है और बाजार चली जाती है। क्या दूं आपको? 1 लौकी, 250 ग्राम परवल और 1 किलो आलू टमाटर दे दीजिए। कितना होगा भैया? 250 रुपए। भैया सही दाम लगाकर सब्जियां दे दीजिए। अरे मालकिन आप आई हैं आज, बाकी सब कहाँ गए? वैसे भी ये आपके घर के लोग पागल हैं लगता है। देखो घर इतना अच्छा है लेकिन सीढ़ियाँ मंदिर जैसी बनाई हुई हैं। आप अपने काम से काम रखिए भैया। कीर्ति सब्जी वाले से सब्जियों का थैला लेकर अपने घर की तरफ आने लगती है। अपने घर की सीढ़ियों के पास पहुंचकर चल कीर्ति शुरू हो जा। कीर्ति दोबारा हांफते हुए 150 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती है। तभी खिड़की से छुपकर झांक रही कीर्ति की जेठानी कहती है, परीक्षा तुम्हारी ली जा रही है तो हम क्यों 150 सीढ़ियां चढ़े उतरे? बड़ी आई थी फेवरेट बहू बनने।
ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रिया सीढ़ियों के नीचे खड़ी होती है। हे भगवान, मैं फिर से अपना आईडी कार्ड भूल गई। अब आईडी कार्ड लेने दोबारा 150 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। और कितने दिनों तक ये नाटक करना होगा हमें। तभी कुछ देर सोचकर रिया कहती है, मैं क्यों परेशान हूँ? जिसकी वजह से ये परेशानी है वही परेशान हो। इतना कहकर रिया कीर्ति को फोन करती है। हाँ नन्ना जी बोलिए। मैं अपनी कॉलेज की आईडी अपने कमरे में भूल गई। मैं घर के नीचे खड़ी हूँ, आप मुझे वो आईडी लाकर दे दो ना भाभी। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कीर्ति रिया के कमरे में जाती है और आईडी कार्ड लेकर 150 सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अपनी नंद को आईडी कार्ड देती है। ये लीजिए नन्ना जी आपका आईडी कार्ड। मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ, आपकी ही वजह से तो ये सब हो रहा है। आपको ही 150 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ेगी। इतना कहकर रिया मुंह ऐंठ कर चली जाती है। मैं कुछ समझी नहीं नन्ना जी, मेरी वजह से ये सब कैसे? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रिया और करिश्मा कमरे में बात कर रही होती हैं। नन्ना जी आखिर और कब तक ये सब सहना पड़ेगा? इसकी परीक्षा में तो हम भी पिस रहे हैं। ये सब दादी की वजह से हो रहा है। उन्हें तसल्ली कहाँ होती है, हर चीज उन्हें परख कर चाहिए होती है। तभी कमरे में अश्विनी आती है। बड़ी बहू जाकर नीचे से फूल लेकर आजा पूजा के लिए। ठीक है माँ जी, वापस तो मत आना कुंभकर्ण की तरह। अश्विनी वहां से चली जाती है और करिश्मा तुरंत जाकर ये काम कीर्ति को बोल देती है। ठीक है जेठानी जी, मैं अभी नीचे से फूल माला लेकर आती हूँ। फिर से कीर्ति सीढ़ियों का सफर तय करके नीचे से जाकर फूल माला लेकर आती है। उसे 150 सीढ़ियां चढ़ते और उतरते कुछ पड़ोसी देख लेते हैं। ये अश्विनी जी की नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मेहनती नहीं है, सारे काम सीढ़ियों से आते जाते करती है। कमाल है, घर वाले भी कुछ नहीं कहते। हाँ वही तो, जैसे मानो कभी थकती ही ना हो। कहाँ है वो करिश्मा, आलस की दुकान, और ये इतनी फुर्तीली। अब धीरे धीरे ये सारी बातें आस पड़ोस में भी फैलने लगती हैं और सभी कीर्ति की तारीफ करते हैं। वहीं कीर्ति, मेरे ससुराल वालों को 150 सीढ़ियों से इतना प्यार क्यों है? ना एक सीढ़ी ज्यादा और ना ही एक सीढ़ी कम। क्या है इसके पीछे का राज? मैं इतनी थक जाती हूँ, तो आज तक ये लोग कैसे अपने नीचे काम करते होंगे? अब इसी तरह एक दिन जब कीर्ति अपनी सास के पैर दबा रही होती है तो आप तो इस घर की मुखिया हैं, आपको तो जरूर पता होगा कि आखिरकार इन 150 सीढ़ियों का राज क्या है। हाँ बहू मुझे पता है, लेकिन तू क्या करेगी जानकर? छोड़ना ये सब बात। अब इसी तरह अक्सर जब भी कीर्ति अपने ससुराल के किसी भी सदस्य से इस राज के बारे में पूछती तो कोई भी उसे नहीं बताता और बातें घुमा देता। इसी तरह एक दिन, अब मैं ब्रश कैसे करूं, मोटर में तो पानी नहीं आ रहा है। हाँ मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा है, अब मैं अपने कॉलेज कैसे जाऊंगी? अब जब तक मोटर ठीक नहीं होती तब तक नीचे जाकर नीचे से ही पानी लाना होगा। हाँ बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों नीचे से जाकर पानी ले आओ। क्या मैं? नहीं मैं नहीं जा रही, वैसे भी मेरी कमर दर्द है, मैं नीचे से ऊपर पानी नहीं ला सकती। कोई बात नहीं नन्ना जी और देवर जी, अगर आप लोगों को देर हो रही है तो मैं जाकर नीचे से पानी ले आती हूँ। कीर्ति के ससुराल में मोटर जाम होने की वजह से पानी आना बंद हो जाता है और कोई प्लम्बर उनके घर भी नहीं आता है। उनकी इतनी सीढ़ियों को देखकर तभी कीर्ति सभी के लिए पानी लाने का फैसला करती है और सभी के लिए सीढ़ियों से उतरकर पानी लेकर ऊपर आती है। मुझे हिम्मत नहीं आनी है। इस तरह कीर्ति बड़बड़ाते हुए जैसे तैसे सारा काम करती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, जिसकी वजह से रात तक उसके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। तभी कमरे में, क्या हुआ बहू, तू आज बहुत ज्यादा थक गई है, तेरे पैरों में भी सूजन आ गई है? हाँ अब दिन में 3 बार 150 सीढ़ियों से ऊपर नीचे करती हूँ तो हो ही जाता है। आप लोग चिंता मत करिए, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। फिर कीर्ति को देखकर सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर बाद, अरे ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई है? आह ये पैर भी ना, उफ आह। वहीं दूसरी तरफ, अभी कौन चिल्ला रहा है? स्किन केयर भी नहीं कर पा रही हूँ। खैर छोड़ो, मुझे क्या। इस तरह करिश्मा चिल्लाने की आवाज को अनदेखा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे क्या हुआ, तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है, तुम जा क्यों रही हो? नीचे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई है, जरा देखो तो, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहकर कीर्ति अपने सूजे पांव के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नीचे आती है, जहां सीढ़ियों पर मनीष खून से लथपथ बेहोश पड़ा होता है। अरे ये तो पिताजी है, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ करना होगा। कीर्ति तुरंत मनीष को अस्पताल लेकर आती है और उन्हें एडमिट करवाती है। घर में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। घबराइए नहीं, आपके पिताजी सेफ हैं। डॉक्टर मुझे आपका फोन मिलेगा, घर पर इन्फॉर्म करना है। फिर कीर्ति ससुराल वालों को सब बताती है, जिसे सुनकर पूरा परिवार हॉस्पिटल आ जाता है। बहू हाँ सिर्फ तेरी वजह से मनीष जिंदा है। कीर्ति अगर तुम आधी रात को उठकर एक आवाज सुनकर बाहर न जाती तो शायद आज हम पिताजी को खो बैठते।
जिसे मैं इतना गलत समझती थी, आज उसने पिताजी की जान बचा ली। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपको गरीब कहकर ताने नहीं मारूंगी। कोई बात नहीं जेठानी जी। कीर्ति करिश्मा को माफ कर देती है। फिर मनीष जी को लेकर सभी लोग घर आते हैं। बहू, तेरे पूरे पैर में सूजन आ गई है, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर और अगली सुबह हम बात करेंगे। अश्विनी की बात सुनकर कीर्ति अपने कमरे में जाती है और आराम करती है। फिर अगली सुबह शायद अभी वो सही वक्त आ गया है जब हमें बहू को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हाँ, हमने बहुत ले ली बहू की परीक्षा, अब और नहीं। तभी सीढ़ियों की तरफ जाती कीर्ति। मैं नीचे से सब्जी लेकर आती हूँ। बहू, तेरे पाँव में तो सूजन है। तभी पीछे से सिद्धांत कीर्ति की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे घर के दूसरे हिस्से में लेकर आता है। आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अश्विनी लिफ्ट से पर्दा हटाते हुए। बहू, तू तैयार है ना? तेरी आंख की पट्टी खोल रही हूँ। अश्विनी कीर्ति के आंखों की पट्टी खोलती है और कीर्ति लिफ्ट देखकर, मेरे इस 150 सीढ़ियों वाले ससुराल में लिफ्ट भी है? बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी और जिस परीक्षा में तू बखूबी पास हो गई है। परीक्षा? लेकिन किस लिए? फिर चक्रवर्ती देवी कीर्ति को बताती हैं। बहू, आज के समय में पहले मैंने ये सोचा था कि इस घर की जिम्मेदारियां बहुओं को दूंगी, लेकिन मेरी परख के अनुसार एक भी बहू ऐसी नहीं निकली जो इस घर की जिम्मेदारियों को तेरी तरह संभाल सके। और करिश्मा बहू भी आलस की मारी थी, उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। इनको सुधारने के लिए मैंने इस घर के नौकर चाकर भी हटवा दिए ताकि ये काम अपना खुद करे, लेकिन खुद ही देखो, ये वैसी की वैसी ही रही। कोई भी बदलाव इसमें नजर नहीं आया। पर दादी, मुझे नहीं चाहिए कोई जिम्मेदारी, और आप मेरी जितनी भी परीक्षा लेती मैं सब पार करने के लिए तैयार रहती हूँ। ये क्या, ये तो बस 150 सीढ़ियां ही थी। आप लोगों ने मेरी परीक्षा ली, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन आखिरकार आप लोगों ने 150 सीढ़ियों वाला घर क्यों बनवाया? हमने वैष्णो देवी के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे घर में लड़की पैदा हो जाती है तो हम डेली 150 सीढ़ियां चढ़ेंगे और उतरेंगे। तभी हमें ये झल्ली पैदा हो गई। तो अब पूरा परिवार एक दिन में हमेशा ये 150 सीढ़ियां चढ़ता और उतरता है, और बाकी एक्स्ट्रा कामों के लिए ये लिफ्ट हमने बनवाई है ताकि किसी की तेरे जैसी हालत ना हो। और बहू, हमें माफ कर दे, तुझे कितनी तकलीफ सहनी पड़ी मेरी वजह से। परिवार में भी भला कोई किसी से माफी मांगता है? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, और ये चाबी आप अपने पास ही रखिए। घर की बागडोर बड़ों के हाथ में ही रहनी अच्छी होती है। मैं आपके आशीर्वाद से ही काम चला लूंगी। देखो, ये 150 सीढ़ियों वाले घर को संभालने वाली जिम्मेदार बहू। फिर कीर्ति अपनी 150 सीढ़ियों वाले ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छी तरह संभालती है और बीच बीच में अपने मायके जाकर अपनी माँ और भाई के हालचाल का भी ध्यान रखती है। इस तरह अब वो अपने 150 सीढ़ियों वाले ससुराल में खुश रहती है और अब लिफ्ट का इस्तेमाल करके सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। अगर सच्चे दिल से किसी चीज को करने की ठान लो तो इसका परिणाम अच्छा ही होता है।